वार्म वेलकम। आपका हमारे म्यूचुअल फंड शो में आप एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक है चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हम अपने देश की बात करें तो हम बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे करते हैं, लेकिन हमेशा इसको नेग्लेक्ट करते हैं और ऑफन लेट हो जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने में, ख़ास तौर पे बच्चों की पढ़ाई के लिए। और जब वो वक्त आता है तो फिर आप सोचने लगते हैं, क्योंकि ट्यूशन फ़ी बहुत बढ़ गई होती है, फिर आप अपने पॉकेट्स को टटोलने लगते हैं कि अब हम इसका क्या करें, कौन से कॉलेज में जाए, कौन से में नहीं जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी हम नकार देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा, उस उम्र तक पहुँचेगा, उसके बाद उसकी हम फाइनेंशियल प्लानिंग जो है फॉर एजुकेशनल पर्पसेस शुरू करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग जो है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कर पाएंगे। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। हम इसी पे बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि फैमिलीज़ जो है वो कैसे स्मार्टर ऑप्शंस अडॉप्ट कर सकती है अपने बच्चे की फ्यूचर की पढ़ाई के लिए। तो आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर राजेश भूत्रा। ही इज़ फ्रॉम एम्बिशन फिनसर्व। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज अ प्लेजर सर। सर, जब हम बच्चे की एजुकेशन की बात करते हैं अपने परिवार में, तो हम सोचते हैं कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, इसको वहाँ तक पहुँचने में 10 साल 12 साल लग जाएंगे, तो तब की तब देखी जाएगी। तो हम इतना नेग्लेक्ट क्यों करते हैं इस फाइनेंशियल प्लानिंग को, खास तौर पे अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए? मैडम, आज की डेट में हिंदुस्तान में हर पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके बहुत ही गंभीर है और उसके ऊपर पूरी प्राथमिकता भी देता है जी। बट वो इतना उसमें व्यस्त हो जाता है कि वो भविष्य की प्लानिंग ही नहीं कर पाता। और 15 से 20 साल बाद एजुकेशन कितना महंगा होगा, उसके लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, शायद वो उसके लिए नहीं सोच पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा तकलीफ का सब्जेक्ट है हिंदुस्तान में। और वो जनरली ऐसा सोचता है कि हम पीएफ से निकाल लेंगे या अपना कोई प्रॉपर्टी बेच देंगे। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि उनको एक ठोस प्लान बनाना चाहिए और शुरू से ही एक राइट प्लानिंग बना करके अगर वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे तो शायद वो अपने गोल को अचीव आसानी से कर सकते। राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम तब एजुकेशन लोन भी ले लेंगे, अपना पीपीएफ से पैसा भी निकाल लेंगे, तो हम अपने बच्चे की पढ़ाई को पूरा करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि हम एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है उसको इग्नोर करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जब हमने पढ़ाई की थी तो तब फीस जो है वो नॉमिनल हुआ करती थी, 20,000 में तो आपका मास्टर्स भी हुआ करता था। लेकिन अब अगर आप पहले साल की ही फीस देखेंगे तो वो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख होती है फॉर पर सेमेस्टर। तो इस एजुकेशन इन्फ्लेशन को आप कैसा देखते हैं, और हमें जब प्लान करना हो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए तो हमें कितना ध्यान देना चाहिए इस इन्फ्लेशन के आंकड़े पर? जैसे मैम, अपने डेली रूटीन के जो भी आइटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में जो भी सामान यूज करते हैं वो 5 से 6% 7% हर साल बढ़ता है, जैसे पेट्रोल डीजल, खाना पीना और भी जो भी आप ग्रोसरीज जो भी यूज करते हैं। लेकिन वही एजुकेशन सेक्टर में ये जो इन्फ्लेशन है ये 10 से 12% सालाना की रफ्तार से बढ़ती है। सपोज आज अगर कोई एजुकेशन 10 लाख रुपए में हो रहा है तो हर 5 से 6 साल में उसकी कीमत डबल होती जाएगी। तो आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं या प्लान बनाने की सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से ही आपको क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। चलिए, इसकी शुरुआत कैसे करें? अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो राजेश जी, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कब किस एज पे शुरुआत करनी चाहिए, और कौन से फंड्स या कौन से एवेन्यूज है जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो मैम इसका सबसे बेहतर फॉर्मूला है, जिस दिन आपका चाइल्ड पैदा हो उसी दिन से उस बचत की शुरुआत करनी चाहिए। जितना जल्दी आप इसकी शुरुआत करेंगे उतना छोटे अमाउंट से भी आप बचत करके एक बड़े लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। जितना आप उसमें देरी करेंगे उतना ही आपको बड़ी सेविंग्स करना पड़ेगा। रही बात कि अगर आपके पास समय लंबा है तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपके पास समय कम बचा है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए तो उसके हिसाब से आपको निवेश का दूसरा साधन चुनना पड़ेगा। चलिए, आप लॉन्ग टर्म में बताइए, अगर हमने जल्दी शुरुआत की और जैसे ही बच्चा घर पे आया उसके बाद हमने छोटे छोटे
भागों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? मैम जनरली अभी तक जो इंडियन पेरेंट्स अपना ज्यादातर निवेश करते हैं वो पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, बैंक आरडी या एफडी या इंश्योरेंस कंपनीज के एंडोमेंट या मनी बैक प्लान्स में ही अभी करते आ रहे हैं, जी। जो कि आज की डेट में बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि वो महंगाई का मुकाबला ही नहीं कर सकते। ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर उसके पास 7 साल या उससे अधिक का समय है तो उसको इक्विटी या बैलेंस म्यूचुअल फंड का साधन यूज करना पड़ेगा, जो कि महंगाई को बीट करने के अंदर सक्षम होते हैं ओके। और वहां पे वो छोटी छोटी बचत से भी अपना निवेश शुरू कर सकता है, जैसे कि 1,000 या 2,000 रुपए महीने से भी अपना सेविंग करना शुरू कर सकता है। ये तो रही लॉन्ग टर्म की बात सर, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं बचा तो हमने अपनी प्लानिंग शुरुआत से नहीं करी और अब हमारे पास 5 साल बचे हैं बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए या बच्चे की प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, तब क्या करना चाहिए? तो मैम अगर आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो किसी सेफ एसेट क्लास में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपको रिस्क जो है वो कम से कम रखे, वहां पे लिक्विडिटी भी मौजूद हो, तभी आप जो है छोटे समय पे लक्ष्य में वो पूरा कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स के अगर हम हमें नाम बता पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि शॉर्ट टर्म में हमें कहाँ निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में हमें, आपने कहा लॉन्ग टर्म में इक्विटी जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करती है, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन थ्रू म्यूचुअल फंड्स यू कैन इन्वेस्ट। पर अगर शॉर्ट टर्म में आपके पास समय नहीं है तो आपने कहा कि रिस्क फ्री एसेट्स में आप एलोकेशन कर सकते हैं, तो इन एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं? मैम अगर लेस देन 5 इयर्स का आपका टाइम होराइजन है तो आप बैंक का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड के अंदर आर्बिट्राज या शॉर्ट टर्म डेट फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे वॉलेटिलिटी का रिस्क भी बहुत कम होता है और मोर और लेस बैंक एफडी के आसपास का रिटर्न दे देते हैं और लिक्विडिटी भी मौजूद होती है। क्या ये एक मिक्स होना चाहिए जब भी आप ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं फॉर एजुकेशन, क्या इसमें इक्विटी का कुछ पार्ट होना चाहिए, साथ में कुछ रिस्क फ्री एसेट्स भी होने चाहिए कि आप एक पोर्टफोलियो को बैलेंस कर पाए? यस मैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन धर्म का पालन करना। अगर आपके पास 5 साल और उससे ज्यादा का समय है तो आपका पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड में होना चाहिए और कुछ हिस्सा डेट म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। और अगर आपके पास 10 साल या उससे ऊपर का टाइम है तो आपकी मेजर सेविंग 70 to 80% सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही निवेश होनी चाहिए, सो दैट कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएं और जो बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा लगना है उस लक्ष्य के नजदीक पहुंच पाएं। सो रिस्क जो एसोसिएट होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हमें आमतौर पर तो पता होती है, लेकिन रिस्क ज्यादा कहाँ पे है? रिस्क मैम सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो है हमारे व्यवहार के अंदर, क्योंकि इक्विटी मार्केट का जो नेचर होता है वो जिगजैग करता हुआ रहेगा, था, है और आगे भी रहने वाला है। अगर जैसे कि हमने जनरली देखा है कि पेरेंट्स छोटे समय के लिए भी क्या करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जो है अपना पैसा निवेश कर दिया करते हैं, लेकिन अगर वहां पे थोड़ा सा भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो वो जनरली हमने ऐसा ट्रेंड देखा है कि वो अपने पैसे के निवेश पर इस जो लक्ष्य निर्धारण किया है और जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने निवेश किया है वो उस पर स्टिक नहीं रह पाते और उसको विड्रॉल कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी रिस्क वही है अपने व्यवहार। अगर आपने निवेश कर लिया है, लक्ष्य बना करके किया है और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है तो अपने डिसीजंस पर स्टिक रहना ही बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपके पैसे पे रिस्क हो सकती है। सर लेटली हमने देखा है कि इंश्योरेंस लिंक्ड चाइल्ड प्लान बहुत बेचे जा रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैंने भी एक ऐसे ही प्लान में इन्वेस्ट किया था जहाँ पे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमने अलग अलग नहीं किया है। इंश्योरेंस हमारी ज़रूरत होती है, वो एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम इसको जोड़ के चलते हैं और सोचते हैं कि इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है और बच्चे की एजुकेशन प्लान के लिए बारे में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये प्लान कितना सेफ होता है और अगर इसको हम क्या ये सही प्लान है भी या फिर हमको इसको इग्नोर करना चाहिए? मैम चूंकि हम सबके इमोशंस बच्चों के साथ जुड़े होते हैं जी, तो अगर हमको कोई भी इस टॉपिक पर अप्रोच करता है, लाइक बैंक है या कोई इंश्योरेंस कंपनी है,
तो हम तुरंत से बिना सोचे समझे उसमें निवेश कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी सही नहीं होते, क्योंकि उनमें इन्फ्लेशन को बीट करने की ताकत नहीं होती। जनरली ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में 4 से 6% का वार्षिक चक्रवृद्धि रिटर्न आता है, जो और एजुकेशन सेक्टर में जो महंगाई है वो 10 से 12% रहती है। यानी कि आप अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आप क्या करना चाहिए कि इंश्योरेंस को अलग रखना चाहिए और सेविंग्स को अलग रखना चाहिए। पेरेंट्स को अपना एक अच्छा सा टर्म प्लान जरूर से लेना चाहिए, सो दैट कि अगर किसी तरह का कोई हादसा हो जाए या कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो उस समय पे बच्चे की पढ़ाई का या उसकी शादी का जो भी खर्चा लगे उसकी व्यवस्था प्रॉपर हो सके। और सेविंग्स को अलग रखना चाहिए ताकि वो प्रॉपर महंगाई के हिसाब से ग्रो हो सके। और आजकल आमतौर पर ये देखा गया है कि फॉरेन जाने का जो क्रेज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो आजकल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी एंट्री हमारे देश के बच्चे ले रहे हैं और हमें पता है कि वहाँ की पढ़ाई कितनी महंगी है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि जब वो उस लेवल तक पहुँचते हैं तो ये सोचते हैं या तो हम 100% खुद ही फंड कर ले तो लोन नहीं लेना पड़ेगा, या तो फिर हम एजुकेशन लोन की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो 100% सेल्फ फंडिंग है ये कितनी ख़राब हो सकती है, और ये एजुकेशन लोन जिस पे ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है वो कितनी ख़राब हो सकती है? मैम, मैं एजुकेशन लोन के खिलाफ नहीं हूँ, और पर हमारा ये मानना है कि पेरेंट्स को 80 to 90% ऑफ देयर एजुकेशन एक्सपेंसेस खुद से मैनेज करना चाहिए। ओके। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां पे आप पहले से अंदाज नहीं लगा सकते कि कितना पैसा लगेगा। तो हो सकता है कि पैसा अगर शॉर्ट पड़ गया तो आप एजुकेशन लोन का सहारा ले सकते हैं। एजुकेशन लोन का एक बेनिफिट आपको ये भी होता है कि देखिए, अगर आपने लोन लिया और आपके बच्चे को ये बताया कि आपकी पढ़ाई के लिए हमने ये लोन लिया है, तो वो अपने कैरियर के लिए और थोड़ा सा सिंसियर होगा, क्योंकि वो लोन उसे ही पे करना है। करेक्ट। दूसरा, टैक्स बेनिफिट उसको सेक्शन 80E के अंतर्गत उसको एक टैक्स बेनिफिट भी होगा। तीसरा, आपने पूछा कि अगर उसको फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाना हो तो क्या रिस्क हो सकती है और उसे क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो अगर आपको बच्चे को फॉरेन स्टडी के लिए भेजना है तो वहां पे एक रिस्क तो ये हो सकती है कि पहला तो महंगाई की दर से पढ़ाई का जो खर्च है वो बढ़ रहा है। दूसरा, करेंसी हमारे Currency देश की risk। जो है वो डिवैल्यूएट हो रही है। जी। तीसरा, वहां पे रहना और जो भी लाइफस्टाइल है वो भी महंगा होता जाएगा। तो आपको डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप उस महंगाई को भी बीट कर पाएं और अपने लक्ष्य पे पहुंच पाएं। चलिए, अब आपने फॉरेन डॉलर इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अगर किसी बच्चे को बाहर जाना हो और आपने फॉरेन करेंसी को हेज करना हो, रिस्क को हेज करना हो, तो कैसे करें, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में? क्या डायरेक्टली आप निवेश कर सकते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स में? यस मैम, इक्विटी आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं वो ओवरसीज फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देती है, जिसको छोटे अमाउंट से भी निवेश किया जा सकता है। ओके। और वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि जो डॉलर के अगेंस्ट में हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, वहां उस पे भी हम लोगों को जो है नुकसान झेलना नहीं पड़ता। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट थोड़ा बड़ा है तो हम गिफ्ट सिटी के थ्रू भी अपना निवेश इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्रीज में कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि जिस दिन हमारा चाइल्ड उस समय जब पढ़ने जाएगा तो उसको उसी करंट कंट्री में वो पैसा, मान लीजिए गिफ्ट सिटी के थ्रू निवेश किया, तो उसी कंट्री में वहीं रिडीम करे पैसा और वहीं का वहीं वो पैसा काम में ले सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, क्योंकि आप अपने फॉरेन के पोर्टफोलियो को भी मैनेज कर सकते हैं और बच्चे की एजुकेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। एक फिट फॉर ऑल कोई स्ट्रेटजी है एज फार एज द एजुकेशनल पॉलिसी इज कंसर्न? मैम, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, जिस दिन हमारा चाइल्ड हुआ है या जब से हम लोगों ने प्लानिंग के लिए सोचा है, तो सबसे पहले लक्ष्य बनाएं कि हमको कितने पैसे की आवश्यकता होगी। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कितना सेविंग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद
आपको राइट एसेट क्लास भी चूज करना पड़ेगा। अगर आपने राइट एसेट क्लास चूज नहीं किया तो भी आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। Correct. तो पहला है कि आपको डिसाइड करना है कि हमें पैसे की आवश्यकता कब होगी। नंबर दूसरा, आपको कितने पैसे की आवश्यकता होगी। नंबर तीसरा, राइट एसेट क्लास चूज करना है। एंड नंबर फोर्थ, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ताकि छोटी बचत भी जो है वो बड़ी हो सके। कोई ऐसा मिथ जो हमने पाल रखा है एजुकेशन लोन को लेके या एजुकेशन इन्वेस्टमेंट्स को लेके? मैम, ज्यादातर लोगों का ये सोचना होता है कि जब मेरे पास पैसा बड़ा होगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। जी। लेकिन हमने ये देखा है कि जनरली 1,000 या 2,000 रुपए मासिक से भी वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है और अपने बच्चों के लिए सेविंग्स कर सकता है। अगर किसी से चूक हो गई हो और उसने बहुत लेट शुरू करा हो, उसके लिए कोई टिप्स होंगे आपके पास? मैम, अगर आप भी ट्रेवल करते होंगे, कई बार आपने देखा होगा कि आपको किसी लोकेशन पे पहुंचना है और आपके पास समय कम बचा है, तो आप क्या करते होंगे, गाड़ी थोड़ा सा तेज ड्राइव करते होंगे। लेकिन अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप इजी रह करके स्लो ड्राइविंग पर भी कंफर्टेबली पहुंचना उचित समझते हैं। उसी तरीके से अगर आप लेट हो गए हैं, आपके पास समय कम है, तो आपको किसी रिस्कियर एसेट क्लास में ही जाना पड़ेगा, ताकि वो सर्टेन अमाउंट आप इकट्ठा कर सकें। बस उसके लिए आपको वॉलेटिलिटी वाला रिस्क झेलना पड़ेगा। अगर आज किसी कोर्स में, किसी प्रोफेशनल कोर्स में 50 लाख रुपए लगते हैं, हम 2026 से बैठे हैं, तो 10 साल बाद कितना लग सकता है रफली एस्टिमेट? और अगर उस अमाउंट पे हमको पहुंचना है तो हमें कितना CAGR पे अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना होगा? जस्ट रफ एस्टिमेट। मैम, ऐसा देखा गया है कि अगर आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि आज 10 लाख रुपए हो, हमने ऐसा देखा है कि 10 से 12% एजुकेशन में इन्फ्लेशन रहती है, तो हर 5 से 6 साल में आपका एजुकेशन खर्च डबल होता जाता है। तो अगर आज 10 लाख रुपया लग रहा है तो आज के 10 साल बाद में लगभग 35 से 40 लाख रुपया उसका वर्थ बनेगा। उस 35-40 लाख रुपए को आपको इकट्ठा करने के लिए नॉर्मली अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाते हैं या बैलेंस फंड के माध्यम से जाते हैं, तो आपको 10 to 12,000 पर मंथ से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता रहना पड़ेगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। तो आप आसानी से 10 साल बाद उस लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। तो लक्ष्य पे पहुंचना मुश्किल तो नहीं है। राजेश जी ने हमको बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको लक्ष्य पे पहुंचना है तो आपको जल्दी शुरुआत करनी होगी। अगर आप लेट भी हो गए तो दौड़ थोड़ी ज़्यादा जल्दी लगानी पड़ेगी, पर आप अपने लक्ष्य पे ज़रूर पहुंचेंगे। पर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी जो है, जो आपको राजेश जी ने समझाई है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच।